दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों आप सभी की आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीएससी प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और DSSS की बेहतर तैयारी के लिए पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान की एग्जाम टाइम सीरीज के अंतर्गत आज की इस वीडियो में हम पार्ट 23 लेकर के आए हैं, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों में कार्ल मार्क्स, लेनिन, माओ और एंटोनियो ग्राम्सी के बारे में विस्तार पूर्वक, जो आप सभी की आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी को अच्छा लगेगा और आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहें और प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं उनसे निवेदन है कि आगे की तैयारी को फ्री ऑफ कॉस्ट जारी रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो देखते हैं एग्जाम टाइम सीरीज का 23वां वीडियो, जिसमें पढ़ने जा रहे हैं कार्ल मार्क्स, लेनिन और माओ तथा ग्राम्सी के बारे में विस्तार पूर्वक। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, शेयर जरूर करें साथियों तक, क्योंकि यहाँ पे सारी चीजें आप सभी के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्कस की जा रही हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कार्ल मार्क्स के बारे में। कार्ल मार्क्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, वैज्ञानिक समाजवाद के जनक माने जाते हैं। तो पढ़ते हैं इनके बारे में विस्तार पूर्वक। प्रबोधन यानी एज ऑफ रीजन ने यूरोप में औद्योगिक क्रांति को जन्म दिया, किंतु पूंजीवाद के अंतर्विरोधों ने प्रबोधन की प्रासंगिकता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया, जिससे एक नए चिंतन का दौर आरंभ हुआ, जिसे रोमांटिसिज्म या आदर्श नैतिकता के नाम से जाना जाता है। रोमांटिसिज्म यानी रोमानियत का दर्शन को वास्तविकता के धरातल पर नकार दिए जाने के उपरांत चिंतन की एक नई परंपरा का जन्म हुआ, जिसे समाजवादी चिंतन का नाम देते हैं। एक विचारधारा के रूप में मार्क्सवादी समाजवाद का अध्ययन दो स्पष्ट चरणों में किया जाता है। प्रथम, मार्क्स और एंजल की रचनाओं में निहित क्लासिकी मार्क्सवाद तथा दूसरा, 20वीं शताब्दी के विभिन्न आंदोलनों एवं नेताओं द्वारा विशिष्ट राजनीतिक परिस्थितियों में जिन परिवर्तनों को जन्म दिया उसके अध्ययन के रूप में इसे हम एप्लाइड मार्क्सिज्म कहते हैं। एप्लाइड मार्क्सिज्म के प्रमुख उदाहरण में रूस में लेनिन के नेतृत्व में मार्क्सवाद का रूसीकरण तथा चीन में माओ से तुंग के नेतृत्व में मार्क्सवाद का चीनीकरण है। अब नजर डालते हैं कार्ल मार्क्स के विचारों की पृष्ठभूमि पर। तो आधुनिक युग के सबसे प्रभावशाली विचारक कार्ल मार्क्स का जन्म मई 1818 ईस्वी को पश्चिमी प्रसा के यहूदी परिवार में हुआ था। तात्कालिक जाति भेदभाव से क्षुब्ध होकर मार्क्स के माता पिता ने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया था। अपने क्रांतिकारी विचारों के कारण मार्क्स किसी भी देश में स्थायी रूप से निवास न कर सका। प्रसा, पेरिस, ब्रुसेल्स से निकाल दिए जाने के बाद अंत में वह इंग्लैंड में निर्वासित जीवन बिताते हुए 1883 में स्वर्ग को सिधार गया। मार्क्स ने युवा अवस्था में राइनिस जेतुंग नामक पत्रिका का संपादन किया। अब मार्क्स के प्रमुख सिद्धांतों पर नजर डालते हैं। तो मार्क्स के द्वारा जो प्रमुख सिद्धांत प्रतिपादित किए गए उसमें द्वंदात्मक भौतिकवाद है, वर्ग संघर्ष है, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है, इतिहास की आर्थिक व्याख्या या आर्थिक नियतिवाद है, पूंजीवाद व्याख्या का विश्लेषण और उसके भविष्य के संबंध में धारणा, राज्य और शासन संबंधी धारणा, प्रजातंत्र, राष्ट्र और धर्म के संबंध में धारणा, मार्क्स की पद्धति एवं कार्यक्रम। अब इन सभी सिद्धांतों के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कार्ल मार्क्स के द्वंदात्मक भौतिकवाद के बारे में। द्वंदात्मक प्रक्रिया मार्क्स के विचारों का आधार है। उसके अनुसार विश्व की सभी समस्याओं के समाधान में यह हमारा पथ प्रदर्शन करता है। द्वंदात्मक भौतिकवाद में दो शब्द हैं। प्रथम उस प्रक्रिया को स्पष्ट कर रहा है जिससे सृष्टि का विकास हो रहा है। दूसरा तत्व सृष्टि के मूल तत्व को सूचित करता है। मार्क्स ने द्वंदात्मक प्रक्रिया हीगल से ग्रहण की थी। तो यहां से दोस्तों प्रश्न बनता है कि मार्क्स ने द्वंदात्मक प्रक्रिया किससे ग्रहण की थी। तो मार्क्स ने द्वंदात्मक प्रक्रिया जो है हीगल से ग्रहण की थी, जो यह मानता था कि समाज की प्रगति प्रत्यक्ष रूप से न होकर टेढ़े मेढ़े तरीके से हुई है, जिससे क्रमशः वाद यानी थीसिस, प्रतिवाद यानी एंटीथीसिस और संवाद यानी सिंथेसिस कहा। वाद में अंतर्निहित विरोधों से प्रतिवाद का तथा प्रतिवाद में अंतर्निहित विरोधों से संवाद का जन्म होगा। प्रत्येक बाद वाली अवस्था अपनी पहली वाली अवस्था से श्रेष्ठ होगी। मार्क्स के अनुसार भौतिक तत्व स्वतः गतिशील होते हैं, जिसका अध्ययन यांत्रिकी के द्वारा नहीं किया जा सकता है। द्वंदात्मक पद्धति के अनुसार वाद, प्रतिवाद एवं संवाद की यह प्रक्रिया वर्ग विहीन एवं राज्य विहीन समाज के रूप में अपने सर्वोच्च विकास के स्तर को प्राप्त करेगी। वाद यानी पूंजीवाद, फिर प्रतिवाद जिसमें सर्वहारा वर्ग या अधिनायकत्व का बात की जाएगी, और संवाद यानी साम्यवाद की व्यवस्था से संबंधित है।
हीगल तथा मार्क्स के द्वंद्ववाद में अंतर यह है कि जहां हीगल मूल तत्व चेतना को मानता है, वहीं मार्क्स मूल तत्व भौतिक को स्वीकार करता है। मार्क्स ने कहा, मैंने हीगल के द्वंद्ववाद को सिर के बल खड़ा पाया, जिसे पलटकर सीधा खड़ा कर दिया। तो ये स्टेटमेंट परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है कि ये स्टेटमेंट किसका है, कि मैंने हीगल के द्वंद्ववाद को सिर के बल खड़ा पाया, जिसे पलटकर सीधा खड़ा कर दिया। तो ये कार्ल मार्क्स का जो है स्टेटमेंट है। अब बात करेंगे कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत के बारे में। कार्ल मार्क्स ने आर्थिक आधार पर दो वर्गों की बात की है, पहला बुर्जुआ एवं दूसरा सर्वहारा वर्ग। कार्ल मार्क्स ने अपनी रचना कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में कहा कि अभी तक का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है, और ये स्टेटमेंट भी परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है दोस्तों, तो आप सभी लोग नोट डाउन करके रख सकते हैं। वर्ग संघर्ष समाज के विकास का मूल कारण होता है, ऐसा कार्ल मार्क्स का मानना है। मार्क्स ये वर्ग आर्थिक रूप में है जिसके बीच विरोधाभासी संबंध पाया जाता है। मार्क्स के अनुसार इतिहास का विकास निरंतर प्रगतिशील है, इसकी प्रत्येक अवस्था अपनी पिछली अवस्था से ज्यादा प्रगतिशील होती है। अब वर्ग विहीन समाज की अवधारणा पर नजर डालते हैं। मार्क्स मानता है कि साम्यवादी क्रांति के उपरांत साम्यवाद की स्थापना होगी तो राज्य का स्वतः लोप हो जाएगा। मार्क्स के अनुसार वर्ग विहीन एवं राज्य विहीन अवस्था जो है साम्यवादी अवस्था है। एंजल्स के अनुसार हंसिया हथौड़ा की भांति राज्य भी अजायब घर में चला जाएगा। साम्यवादी अवस्था में व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करेंगे और अपनी आवश्यकता के अनुसार वस्तुएं प्राप्त करेंगे। मार्क्स की प्रसिद्ध पंक्ति है, साम्यवादी व्यवस्था में कोई व्यक्ति सुबह मछली मार सकता है तथा शाम को इंजीनियर की भूमिका में कार्य कर सकता है, क्योंकि साम्यवादी व्यवस्था में श्रम विभाजन समाप्त हो जाएगा। अब बात करते हैं कार्ल मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत पर। मार्क्स के अनुसार श्रम के मूल्य का तात्पर्य श्रम की मात्रा और उसको बनाने में लगा समय से है, परंतु सर्वहारा वर्ग को अपने श्रम का पूरा मूल्य नहीं मिलता, बल्कि उन्हें सिर्फ आजीविका निर्वाह मूल्य ही मिलता है। बुर्जुआ वर्ग द्वारा आजीविका निर्वाह मूल्य दिए जाने के बाद जो मूल्य या धन बचता है उसे ही अतिरिक्त मूल्य कहते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर नजर डालते हैं। तो पहला है, कार्ल मार्क्स ने अपनी रचना कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो 1848 ईस्वी में आई में स्वयं को वैज्ञानिक समाजवादी कहते हुए सेंट साइमन, चार्ल्स फूरियर, रॉबर्ट ओवन की कल्पना लोकी समाजवादी कहा है। तो कल्पना लोकी समाजवाद विचारकों में कौन कौन आता है, तो सेंट साइमन आते हैं, चार्ल्स फूरियर आते हैं और रॉबर्ट ओवन। ये रॉबर्ट ओवन वही विचारक हैं जिन्होंने सबसे पहले समाजवाद शब्द का प्रयोग किया है। मार्क्स ने द्वंद्वात्मक पद्धति हीगल से और वर्ग संघर्ष का विचार ऑगस्टीन थोरे से तथा इंग्लैंड के परंपरागत अर्थशास्त्रियों से श्रम का मूल्य सिद्धांत लिया है। मार्क्स ने धर्म को अफीम तथा विचारधारा को मिथ्या चेतना कहा है, और यहां से ये पॉइंट हमेशा पूछा जाता है कि धर्म को अफीम किसने कहा है, तो कार्ल मार्क्स ने कहा है। मार्क्स के अनुसार स्वतंत्रता का आशय व्यवस्था एवं अभाव का अंत है। कार्ल मार्क्स मनुष्य को सामाजिक संबंधों का जाल बताया है। मार्क्स पूरे विश्व में साम्यवादी क्रांति के प्रचार हेतु 1864 ईस्वी में इंटरनेशनल वर्किंग मेंस एसोसिएशन यानी IWA की स्थापना की, जो विश्व की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संस्था थी। फ्रेडरिक एंजल्स 1820 से 1895 मार्क्स के सहयोगी और मार्क्सवाद के संस्थापक के रूप में विख्यात हैं, जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो तथा जर्मन आइडियोलॉजी के सह लेखक भी बने। अब प्रमुख पुस्तकों पर नजर डालते हैं। तो प्रमुख पुस्तकें हैं द हॉली फैमिली 1844, द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी 1847, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 और क्रिटिक्यू ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 1859, वैल्यू प्राइस एंड प्रॉफिट 1865 ईस्वी में आई, और दास कैपिटल इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है जो 1867 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। अब बात करते हैं नव मार्क्सवाद पर। नव मार्क्सवादी ग्रामसी के विचारों को अपना मूल आधार मानते हैं। नव मार्क्सवादी विचारधारा में हीगल की चेतना तथा मार्क्स का आर्थिक तत्व दोनों पाया जाता है। नव मार्क्सवाद के समर्थक लोकतांत्रिक व्यवस्था को मार्क्सवादी विचारधारा के साथ जोड़कर एक नया रूप देने का प्रयास किया गया है। नव मार्क्सवाद को इवा मार्क्स के आधार पर व्याख्यायित करने का सर्वप्रथम प्रयास हंगरी के प्रसिद्ध विचारक जॉर्ज ल्यूकाच को जाता है, जिसने हिस्ट्री एंड क्लास कॉन्शियसनेस नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी। तो दोस्तों ये थे कार्ल मार्क्स के प्रमुख विचार। अब बात करेंगे लेनिन से संबंधित महत्वपूर्ण विचारों पर। तो लेनिन जो है इनका समय 1817 से 1924 ईस्वी तक माना जाता है। व्लादिमीर इलियच लेनिन 1870 से 1924 रूस की बोल्शेविक क्रांति के कर्णधार के रूप में प्रसिद्ध हैं।
लेनिन मार्क्सवादी सिद्धांत को सर्वप्रथम व्यवहार में लाने के कारण समाजवादी इतिहास में अपना विशेष स्थान रखते हैं। लेनिन रूस में बोल्शेविक क्रांति के दौरान मार्क्सवाद को टू स्टेज रिवॉल्यूशन यानी द्विचरणीय क्रांति की अवधारणा द्वारा संशोधित किया। लेनिन को जब लगा कि वैश्विक स्तर पर क्रांति नहीं हो सकती तो उसने एक ही देश में क्रांति लाने के लक्ष्य को निर्धारित किया। लेनिन मार्क्स के विचारों के आधार पर मान कुछ नए सिद्धांत दिए, जिसमें प्रमुख हैं दल का सिद्धांत, साम्राज्यवाद का सिद्धांत और लोकतांत्रिक केंद्रवाद का सिद्धांत। तो ये तीनों सिद्धांत जो हैं ये कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स से ना जुड़े होकर के आपको बता दें लेनिन से जुड़े हुए हैं। लेनिन मार्क्स की साम्यवादी क्रांति के क्रांतिकर्ता के रूप में मजदूर के साथ एक नए वर्ग किसान को भी शामिल किया है। मार्क्स विचारधारा की मिथ्या तथा पूंजीपतियों के हथियार के रूप में मानता है, जबकि लेनिन का मानना है कि सर्वहारा वर्ग की भी विचारधारा हो सकती है, इसलिए विचारधारा मिथ्या न होकर पूंजीवादी विचारधारा मिथ्या है। अब लेनिन के दल सिद्धांत पर नजर डालते हैं। लेनिन ने अपनी पुस्तक व्हाट इज टू बी डन में दल को शिक्षित तथा बुद्धिजीवियों का समूल माना है। लेनिन दल के कार्यों को साम्यवादी क्रांति के आवश्यक दशा के रूप में चित्रित करता है और कहता है दल सर्वहारा वर्ग को क्रांति हेतु शिक्षित करेगा और साम्यवादी समाज के निर्माण में योजना बनाएगा। सर्वहारा वर्ग को बुर्जुआ वर्ग द्वारा किए जा रहे अत्याचार के बारे में बताएगा और जागरूक करेगा और बिखरे जनसमूह को केंद्रित और एकत्रित करने का भी कार्य करेगा। अब लेनिन के साम्राज्यवादी सिद्धांत पर नजर डालते हैं। लेनिन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक इंपीरियलिज्म इज द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म 1917 में साम्राज्यवाद को पूंजीवाद की उच्चतम अवस्था माना है। लेनिन ने तर्क दिया कि इंग्लैंड, फ्रांस जैसे विकसित पूंजीवादी देश अफ्रीका महाद्वीप के देशों का शोषण कर रहे हैं, जिससे इन देशों के सर्वहारा वर्ग को लाभ प्राप्त हो रहा है। इसी कारण पूंजीवादी देशों में क्रांति नहीं हो पा रही है। अब लेनिन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्यों पर नजर डालते हैं। लेनिन ने 1914 ईस्वी की अक्टूबर क्रांति में रोटी कपड़ा शांति का नारा दिया। लेनिन दल की संरचना को लोकतांत्रिक केंद्रवाद के नाम से पुकारते हैं, जिसका अभिप्राय दल में वाद विवाद और परिचर्चा की स्वतंत्रता से है। काटस्की लेनिन का समकालीन था, जिसने रोड टू पावर पुस्तक लिखी। लेनिन ने इस्करा नामक बोल्शेविक पत्रिका का संपादन भी किया था। प्लेखानेव को रूसी समाजवाद का पिता कहा जाता है और मार्च 1919 में आयोजित किए गए तीसरे इंटरनेशनल वर्किंग मैंस एसोसिएशन को बदलकर कम्युनिस्ट इंटरनेशनल कर दिया गया। द स्टेट एंड रिवॉल्यूशन 1917 लेनिन की दूसरी महत्वपूर्ण पुस्तक है और यह परीक्षाओं में बार बार पूछी गई पुस्तक है दोस्तों, तो आप सभी लोग इसे याद रखना कि यही पूछा जाता है द स्टेट एंड रिवॉल्यूशन यानी राज्य और क्रांति किसकी पुस्तक है, तो ये लेनिन की बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। तो ये लेनिन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। अब बात करेंगे माओ के बारे में। माओ से तुंग या माओजेदांग, जिनका समय 1893 से 1976 ईस्वी है, आधुनिक चीन का साम्यवादी नेता था, जिसने क्रांति के मार्क्सवादी सिद्धांत और व्यवहार को चीन की परिस्थितियों के अनुरूप ढालने का प्रयास किया। माओ मार्क्स के विचारों से इतर चीनी परिस्थितियों के अनुरूप क्रांति के मुख्य वाहक के रूप में मजदूर वर्ग के स्थान पर कृषक वर्ग को सामने लाया। माओ के समय चीन की प्रमुख समस्याएं क्या थी? तो पहली थी सामंतवादी शोषण, दूसरा था जापानी साम्राज्यवाद और तीसरा था किसानों में असंतोष। समाजवादी इतिहास में पहली बार माओ ने किसानों को क्रांति का अग्रदूत बनाया। माओ ने विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसके अनुसार समाज में अंतर विरोध सदैव बना रहेगा। यहां तक कि सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व की स्थापना के बाद भी समाज में विरोध कायम रहेंगे। अब माओ के निरंतर क्रांति संबंधी विचारों पर नजर डालते हैं। तो माओ ने अंतर विरोध के नियम के रूप में द्वंद्वात्मक पद्धति की नई व्याख्या देने का प्रयत्न किया है। इसके अनुसार सही नीति यानी करेक्ट लाइन का निर्माण गलत नीति इनकरेक्ट लाइन के साथ संघर्ष करके होता है। विरोध एवं संघर्ष समस्त ऐतिहासिक परिवर्तन के लिए अनिवार्य है और माओ के अनुसार क्रांति एक घटना नहीं बल्कि एक प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है। माओ के अनुसार समाज में क्रांति की निरंतरता होगी, जिससे लोगों का वैचारिक परिवर्तन किया जा सके, अतः निरंतर क्रांति स्थायी है। निरंतर क्रांति के अंतर्गत माओ निम्न योजनाओं एवं विचारधाराओं को रखता है। पहला है लंबी छलांग का आंदोलन, दूसरा है सैकड़ों फूल खिलने की योजना, तीसरा है पंचवर्षीय योजना क्रांति जो 1953 से 1957 ईस्वी तक रही। तो यहां से प्रश्न पूछा जाता है सैकड़ों फूल खिलने की योजना से कौन संबंधित है? तो चीनी क्रांतिकारी माओ संबंधित हैं।
लंबी छलांग के आंदोलन के अंतर्गत माओ औद्योगिक उत्पादन में प्रतिवर्ष 100% की वृद्धि का लक्ष्य रखा, जिसमें असफल रहने पर माओ सांस्कृतिक क्रांति का विचार देता है। सैकड़ों फूल खिलने की योजना 1957 ईस्वी के आई। उसके अंतर्गत विचारों को स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत माओ 5 वर्ष के आर्थिक विकास की रूपरेखा को निर्धारित किया। माओ चीन में सांस्कृतिक क्रांति यानी साम्यवादी क्रांति को सफल बनाने हेतु स्थायी सेना का विचार दिया और चीन में इन्हीं क्रांतिवाहक सिपाहियों के समूह को रेड गार्ड कहा गया। अब चंडाल चौकड़ी क्या है? तो माओ की सांस्कृतिक क्रांति के सेना नायकों को चांडाल चौकड़ी कहा जाता है, जिसका प्रमुख उद्देश्य सांस्कृतिक क्रांति को सफल बनाना था, जिसका प्रधान जियांग क्विंग था। चांडाल चौकड़ी के विघटन के साथ ही माओ की सांस्कृतिक क्रांति का भी अंत हुआ माना जाता है। माओ के नेतृत्व में हुई चीनी क्रांति की विशेषताओं पर नजर डालते हैं। तो माओ क्रांति के वाहक के रूप में मजदूरों के स्थान पर किसानों को केंद्रीय भूमिका प्रदान कर समाजवादी विचारधारा की दिशा ही मोड़ दी। जहां लेनिन क्लासिक मार्क्सिज्म में सर्वहारा वर्ग की जागरूकता एवं कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा की उग्रता से प्रारंभिक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ही समाजवादी लक्ष्य को पूरा कर एक व्यापक संशोधन किया, वहीं माओ क्लासिकल मार्क्सिज्म को बिल्कुल उल्टा कर दिया, क्योंकि उसने सामंतवादी समाज में ही समाजवादी क्रांति को संभव बनाया और वर्किंग क्लास की जगह फार्मर को क्रांति का अग्रदूत बनाया। माओ का प्रसिद्ध कथन है, शक्ति बंदूक की नली से निकलती है, और ये स्टेटमेंट परीक्षाओं में बहुत बार दोस्तों पूछा गया है। माओ के अनुसार क्रांति खाने की दावत या निबंध लिखने जैसा नहीं, यह सैकड़ों वर्षों के विद्रोह के दमन का परिणाम है। अब माओ से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्यों पर नजर डालते हैं। तो माओ क्रांति का केंद्र शहरों को न बनाकर गांवों को बनाया तथा क्रांति का तरीका गुरिल्ला युद्ध को बताया। माओ ने नव लोकतंत्र यानी न्यू डेमोक्रेसी का विचार दिया। माओ महिला स्वतंत्रता का हिमायती था। उसने महिला स्वतंत्रता का समर्थन करते हुए कहा कि आधा आसमान महिलाओं ने सर पर उठा रखा है। माओ को जनपुंज की सूझबूझ में अगाध विश्वास था। माओ के अनुसार हमें साम्यवादी क्रांति की आकांक्षा के साथ साथ जनसाधारण के सम्मान को भी उतना ही महत्व देना चाहिए। माओ की प्रमुख पुस्तकें जो हैं उन पर नजर डालते हैं। यहाँ से प्रश्न हमेशा पूछ लिए जाते हैं। पहली पुस्तक ऑन गुरिल्ला वारफेयर 1937 में आई। दूसरी है ऑन कॉन्ट्राडिक्शन 1937 में आई। अगली पुस्तक है ऑन न्यू डेमोक्रेसी जो 1940 में प्रकाशित हुई, और अगली पुस्तक है पीपुल्स डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप 1949 में प्रकाशित हुई है। और इनकी पुस्तक जो है गुरिल्ला वारफेयर, जिसे चे गुवेरा के नाम से भी जाना जाता है, ये 1960 ईस्वी में प्रकाशित होती है। दोस्तों, लेनिन के बाद अब हम लोग पढ़ने वाले हैं और माओ के बाद एंटोनियो ग्राम्सी के बारे में। तो ग्राम्सी के जीवन परिचय पर नजर डालते हैं। तो ग्राम्सी इटली का निवासी था। यह महान मार्क्सवादी विचारक, इटली की कम्युनिस्ट पार्टी का संस्थापक तथा इटली की संसद का सदस्य था। ग्राम्सी मार्क्सवादी मानववादी विचारक था। आगे क्या होता है ग्राम्सी के साथ उसको देखते हैं। तो 1926 में मुसोलिनी की फासिस्ट सरकार ने ग्राम्सी को बंदी बना लिया। इसके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया और 20 वर्षों की सजा दी गई। दोस्तों, जब ग्राम्सी को बंदी बना लिया गया और उन्हें 20 वर्षों की सजा दी गई, उसके बाद 1937 में जेल में ही ग्राम्सी की मृत्यु हो गई। आगे क्या होता है, ग्राम्सी किस तरीके से इतने बड़े विचारक बनते हैं, उन सभी पे चर्चा करेंगे। ग्राम्सी मार्क्स के साम्यवाद, हिगेल की चेतना और इटली के विद्वान बेनिडिटो क्रोसे की नागरिक समाज की अवधारणा से प्रभावित था। ग्राम्सी ने अपनी अवधारणाओं की अधिकांश शब्दावली मैकियावली व क्रोसे से ली है। ग्राम्सी हिगेलियन मार्क्सवाद का अग्रणी विद्वान है। हिगेलियन मार्क्सवाद का आशय है कि ग्राम्सी ने मार्क्सवाद को हिगेलियन तरीके से समझाने का प्रयास किया है। ग्राम्सी की प्रमुख रचनाओं को देख लें। तो ग्राम्सी की प्रमुख रचनाएं जो हैं वो इस प्रकार से हैं। पहली है द प्रिजन नोटबुक्स जो 1929 से 35 के दौरान लिखी गई और 1971 ईस्वी में प्रकाशित हुई। दूसरी पुस्तक है मॉडर्न प्रिंस। यह रचना अधूरी रह गई और मैकियावेली की प्रिंस से प्रभावित थी। तीसरी पुस्तक थी द रिवोल्यूशन अगेंस्ट दास कैपिटल 1917। यह एक लेख है। और अगला जो इनकी रचना है वो है ए ग्रेट एंड टेरिबल वर्ड द प्रिजन लेटर्स 1908 से 1926। पांचवी रचना है ग्रीदो डेल पोलो नामक पत्रिका का संपादन ग्राम्सी ने 1914 ईस्वी में किया था। अब नजर डालते हैं ग्राम्सी के नव मार्क्सवाद पर। ग्राम्सी ने मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद व आर्थिक नियतिवाद की आलोचना की, क्योंकि मार्क्स केवल भौतिक तत्वों को ही सामाजिक व राजनीतिक परिवर्तन का आधार मानता है। ग्राम्सी इन भौतिक तत्वों के अलावा राजनीति, धर्म, शिक्षा, संस्कृति को भी महत्वपूर्ण मानता है। मार्क्स ने जहां केवल आधार को महत्वपूर्ण माना, वहीं ग्राम्सी ने आधार तथा अधिरचना दोनों को महत्वपूर्ण माना है।
इसलिए ग्रामसी को अधिरचनाओं का सिद्धांतकार माना जाता है। ग्रामसी ने अधिरचना को दो भागों में नागरिक समाज एवं राजनीतिक समाज में बांटा है। ग्रामसी ने नागरिक समाज और राजनीतिक समाज शब्द हीगल से लिया है। ग्रामसी ने अपनी प्रसिद्ध रचना द रिवॉल्यूशन अगेंस्ट दास कैपिटल 1917 में कहा है कि रूस जैसे सामंती समाज में भी क्रांति हो सकती है। ग्रामसी ने विचारधारा और राजनीतिक दल को आवश्यक माना है। ग्रामसी भौतिक पदार्थ और विचार तत्व दोनों को प्रधानता देता है। ग्रामसी ने ऐतिहासिक सापेक्षतावाद के सिद्धांत का प्रतिपादन भी किया है। ग्रामसी ने राज्य की स्वायत्तता का समर्थन किया है। ग्रामसी को नव मार्क्सवाद का प्रणेता भी माना जाता है। अब नागरिक समाज एवं राजनीतिक समाज पर ग्रामसी के क्या विचार हैं उस पर नजर डालते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे नागरिक समाज के बारे में। नागरिक समाज के अंतर्गत समस्त गैर राजनीतिक संस्थाएं और निजी संस्थाएं जैसे परिवार, शैक्षिक संस्थान, धार्मिक संस्थान तथा अन्य सांस्कृतिक संस्थाएं आती हैं। ये संस्थाएं ही किसी व्यक्ति के बौद्धिक विचारों का निर्माण करती हैं। ये संस्थाएं बल प्रयोग के स्थान पर व्यक्ति का माइंड वॉश कर वैचारिक परिवर्तन करती हैं। ये वैधता स्थापक संरचनाएं हैं जो वैचारिक परिवर्तन के द्वारा व्यक्ति के मन मस्तिष्क में पूंजीवादी मूल्यों व संस्कृति के प्रति अनन्य निष्ठा का भाव पैदा करती हैं। उदार एवं विकसित पूंजीवादी समाज में ये संरचनाएं अत्यंत मजबूत होती हैं। ये संस्थाएं श्रमिक वर्ग के मन मस्तिष्क में पूंजीवादी मूल्यों के प्रति अनन्य निष्ठा का भाव भर देती हैं, जिससे श्रमिक वर्ग में क्रांति नहीं कर पाता है। अतः ग्रामसी का मानना है कि नागरिक समाज राज्य के पीछे खड़ी किले व मिट्टी के बांधों की शक्तिशाली प्रणाली है। ग्रामसी का मानना है कि नागरिक समाज आरंभिक व आकारहीन है। जब राज्य कांपने लगता है तब नागरिक समाज का मजबूत ढांचा सामने आता है। राज्य किलों, बांधों व अन्य कृत्रिम रचनाओं की मजबूत व्यवस्था के चारों ओर मात्र एक पानी की खाई है। ग्रामसी ने नागरिक समाज को विचारधारात्मक राज्य संयंत्र कहा है। ग्रामसी का मानना है कि राज्य में राजनीतिक और नागरिक समाज दोनों सम्मिलित हैं। अब राजनीतिक समाज पर ग्रामसी के क्या विचार हैं उस पर नजर डालते हैं। ग्रामसी का मानना है कि राजनीतिक समाज में सार्वजनिक संस्थाएं जैसे सरकार, पुलिस, सेना, न्यायालय आते हैं। ये बल प्रयोग मूलक संस्थाएं जो प्रत्यक्ष प्रभुत्व का प्रयोग करती हैं। ये संरचनाएं सामंती व पिछड़े समाजों में अत्यंत शक्तिशाली होती हैं और विकसित पूंजीवादी समाज में इनकी भूमिका तब शुरू होती है जब नागरिक समाज वैधता स्थापना में असफल हो जाता है। अतः स्पष्ट होता है कि नागरिक समाज सहमति उपलब्ध करवाता है तथा राजनीतिक समाज बल प्रयोग। अब प्राधान्य यानी हिगोमोनी क्या है उसके बारे में देखते हैं। ग्रामसी के क्या विचार हैं। प्राधान्य की अवधारणा ग्रामसी की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा है। ग्रामसी ने स्वीकार किया है कि लेनिन ने उसे प्राधान्य की अवधारणा से परिचित करवाया है, किंतु इस संकल्पना को परिष्कृत एवं परिमार्जित स्वरूप ग्रामसी ने ही प्रदान किया है। ग्रामसी इस अवधारणा के विकास के माध्यम से इन कारणों की खोज करना चाहता था जो विकसित पूंजीवादी समाजों में क्रांति के मार्ग में बाधक बने हुए थे। वहीं ग्रामसी इस अवधारणा के विकास के माध्यम से इन कारणों की खोज करना चाहता था जो विकसित पूंजीवादी समाजों में क्रांति के मार्ग में बाधक बने हुए थे। ग्रामसी का मानना था कि विकसित पूंजीवादी समाजों में क्रांति न होने का प्रमुख कारण बुर्जुआ वर्ग का सांस्कृतिक प्रभुत्व है। प्राधान्य यानी प्रभुत्व का आशय प्रभुत्वशाली वर्ग की उस वैचारिक क्षमता से है जिसके द्वारा वह प्रभुत्वहीन या श्रमिक वर्ग की सहमति प्राप्त करता है। ग्रामसी की इस अवधारणा का आशय यह है कि जनता शक्ति द्वारा नहीं बल्कि विचारों द्वारा शासित होती है। ग्रामसी का मानना है कि समाज या प्रभुत्वशाली वर्ग अपने इस प्रभावशाली अस्त्र यानी प्राधान्य की अवधारणा के माध्यम से अपने मूल्यों, मान्यताओं, विश्वासों को प्रभुत्वहीन वर्ग के मन मस्तिष्क में इस प्रकार बैठा देता है कि पूंजीवादी व्यवस्था के प्रति क्रांति नहीं करते हैं। ग्रामसी का मानना है कि बुर्जुआ प्राधान्य से मुक्त होने हेतु विरोधी सर्वहारा प्राधान्य का निर्माण करना होगा। इसके लिए नागरिक समाज में घुसपैठ करनी होगी। ग्रामसी का मानना है कि यह कार्य सर्वहारा वर्ग के बुद्धिजीवी वर्ग करेंगे जिन्हें वह जैविक बुद्धिजीवी कहता है तथा आधुनिक राजकुमार करेंगे। ग्रामसी के अनुसार बुद्धिजीवियों पर प्रकारों पर नजर डालते हैं। ग्रामसी ने बुद्धिजीवी के दो प्रकार बताए हैं जो अधोलिखित रूप से इस प्रकार हैं। पहला है पारंपरिक बुद्धिजीवी और दूसरा है जैविक या सावयवी बुद्धिजीवी। ग्रामसी का मानना है बुद्धिजीवी वर्ग देश काल परिस्थितियों के अनुरूप बदलता रहता है क्योंकि बुद्धिजीवी वर्ग का निर्धारण उत्पादन के साधन के अनुरूप होता है। ग्रामसी ने सामाजिक परिवर्तन में बुद्धिजीवी वर्ग की प्रभावशाली भूमिका का विचार बेनेडिटो क्रोसे से लिया है। ग्रामसी का मानना है कि पारंपरिक बुद्धिजीवी स्थापित व्यवस्था के समर्थक होते हैं या यथास्थिति के समर्थक होते हैं। पारंपरिक बुद्धिजीवियों में साहित्यकार, वैज्ञानिक, दार्शनिक, कलाकार, धार्मिक अनुष्ठान करने वाले शामिल होते हैं। जैविक या सावयवी बुद्धिजीवी उत्पादन प्रक्रिया में आए परिवर्तन के कारण पैदा होते हैं या बुद्धिजीवी अपने वर्ग से अभिन्न रूप से जुड़ा रहता है। सावयव बुद्धिजीवी प्रेक्सिस की अवधारणा का पालन करता है अर्थात सिद्धांतों का व्यवहार में क्रियान्वयन करता है। ग्रामसी का मानना है कि
समाज में कोई भी परिवर्तन या आंदोलन या क्रांति जैविक बुद्धिजीवी के अभाव में संभव नहीं है। ग्रामसी ने बुद्धिजीवियों का विभाजन उपरोक्त श्रेणी के साथ साथ ग्रामीण तथा शहरी बुद्धिजीवियों में भी किया है। आधुनिक राजकुमार का क्या कॉन्सेप्ट है, ग्रामसी के अनुसार उस पर नजर डालते हैं। ग्रामसी की आधुनिक राजकुमार मैकियावेली की रचना द प्रिंस से यानी राजकुमार से प्रभावित है। ग्रामसी का आधुनिक राजकुमार साम्यवादी दल है। ग्रामसी का आधुनिक राजकुमार लेनिन के व्यावसायिक क्रांतिकारियों का हरावला दस्ता के तुल्य है, जो सर्वहारा वर्ग को शिक्षित करता है। इसके साथ ही साथ सर्वहारा आंदोलन का मार्गदर्शन व नेतृत्व करता है। ग्रामसी का मानना है कि आधुनिक राजकुमार तथा सावयव बुद्धिजीवी बुर्जुआ समाज के विरुद्ध स्थितियों का युद्ध करता है। ग्रामसी ने अपनी दल संबंधी अवधारणा का निर्माण मैकियावेली, मार्क्स व लेनिन के विचारों के आधार पर किया है। यह राजनीतिक दल, जिसे आधुनिक राजकुमार कहते हैं, ग्रामसी सर्वहारा वर्ग का नेतृत्व तथा बुर्जुआ वर्ग का अंत करता है। ग्रामसी का क्रांति संबंधी क्या विचार है, उस पर नजर डालते हैं। ग्रामसी ने क्रांति को दो प्रकारों का बताया है, जो इस प्रकार से हैं। पहला है वैचारिक क्रांति यानी स्थितियों का युद्ध। दूसरा है प्रत्यक्ष क्रांति यानी गतिशील युद्ध यानी दांव पेंच का युद्ध। वैचारिक क्रांति यानी स्थितियों का युद्ध क्या है, तो यह एक वैचारिक एवं सांस्कृतिक युद्ध है, जिसमें सर्वहारा वर्ग के वैदिक एक जैविक बुद्धिजीवी नागरिक समाज की संस्थाओं के माध्यम से साम्यवादी मूल्यों के प्रति जन सहमत का निर्माण करते हैं। ग्रामसी का मानना है कि विकसित पूंजीवादी समाज में दोहरी रणनीति को अपनाना पड़ेगा, अर्थात जहां पर पहले स्थितियों का युद्ध है लड़ना होगा, तत्पश्चात फिर गतिशील युद्ध होगा। इसे ही ग्रामसी निष्क्रिय क्रांति कहता है, जिसमें सीधा हमला नहीं किया जाता बल्कि सीजरवाद की भांति जनता के मस्तिष्क पर नियंत्रण का निरंतर प्रयास किया जाता है। वह प्रत्यक्ष क्रांति यानी गतिशील युद्ध या दांव पेच के युद्ध पर क्या विचार है ग्रामसी के, तो ग्रामसी का मानना है कि इसमें दो वर्ग आमने सामने लड़ते हैं। ऐसे युद्ध में नागरिक समाज नहीं बल्कि राजनीतिक संरचनाएं जैसे सेना, पुलिस केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। ऐसी क्रांति सामंती, कृषि प्रधान, अशिक्षित तथा औद्योगिक रूप से पिछड़े देशों में संभव है। रूस की बोल्शेविक क्रांति जो 1917 में हुई थी, गतिशील युद्ध का उदाहरण है। ग्रामसी इसे आर्थिक शक्तियों पर संकल्प शक्ति की विजय के रूप में सराहा है। यह एक सक्रिय यानी क्रांति यानी एक्टिव रिवॉल्यूशन है। अब राज्य की सापेक्ष स्वायत्तता के सिद्धांत का क्या विचार है ग्रामसी का, उस पर नजर डालते हैं। ग्रामसी राज्य की सापेक्ष स्वायत्तता का समर्थन करता है, अर्थात राज्य नागरिक समाज और राजनीतिक समाज के माध्यम से आर्थिक प्रणाली यानी आधार को प्रभावित कर सकता है। ग्रामसी ने मार्क्स की आर्थिक नियतिवादी धारणा की आलोचना की है। संरचनावादी मार्क्सवादी विचारक लुई अल्थ्यूजर ने अपनी प्रसिद्ध रचना फॉर मार्क्स में राज्य की स्वायत्तता को स्वीकार किया है। संरचनावादी मार्क्सवादी निकोलस पोलांजा ने अपनी प्रसिद्ध रचना पॉलिटिकल पावर एंड सोशल क्लास 1968 में राज्य की स्वायत्तता का समर्थन किया है तथा यह स्वीकार किया है कि राज्य पूंजीपति वर्ग से स्वायत्त है। ग्रामसी द्वारा फांसीवाद का विश्लेषण, तो ग्रामसी ने फांसीवाद का विश्लेषण किस आधार पर किया है, उस पर नजर डालते हैं। ग्रामसी का मानना है कि फांसीवादी शक्ति पर आधारित दर्शन है, अतः यह सांस्कृतिक प्राधान्य के संकट से जूझ रहा है। इटली की जनता पर इसका वैचारिक प्रभुत्व नहीं बल्कि राजनीतिक प्रभुत्व है। फांसीवाद के विश्लेषण के संबंध में ग्रामसी ने 3 अवधारणाएं विकसित की हैं, जो निम्नलिखित हैं। पहला है सीजरवाद, दूसरा है संघर्ष का युद्ध, तीसरा है निष्क्रिय क्रांति। सीजरवाद एक ऐसी अवस्था का प्रतीक है जिसके अंतर्गत अज्ञात शक्तियों द्वारा राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करके प्राधान्य की संकटा अवस्था में स्थिर संतुलन कायम किया जाता है। ग्रामसी का मानना है कि संघर्ष के युद्ध का आशय है कि फांसीवाद को उखाड़ फेंकने हेतु साम्यवादियों को अन्य समूहों के साथ मिलकर लड़ाई लड़नी होगी। ग्रामसी का मानना है कि फांसीवादी समाज में निष्क्रिय क्रांति भी संभव है, क्योंकि यहाँ पर विरोध का सक्रिय एवं संगठित प्रतिरोध अत्यधिक जटिल है। अब प्रैक्सिस की अवधारणा पर नजर डालते हैं। तो प्रैक्सिस एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ होता है अभ्यास या कार्यवाही। प्लेटो, अरस्तु, कार्ल मार्क्स, ग्रामसी, ज्या-पॉल सार्त्र, हन्ना आरेंट इत्यादि विचारकों ने इसे विभिन्न संदर्भों में वर्णित किया है। प्राचीन यूनान में स्वतंत्र जन यानी नागरिकों की सार्वजनिक गतिविधियों के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता था। राजनीति विज्ञान के जनक अरस्तु ने मानव की गतिविधियां 3 प्रकार की बताई हैं, जो निम्नलिखित प्रकार से हैं। तो पहली है थ्योरिया यानी थिंकिंग, सिद्धांत के बारे में सोचना। दूसरा है पोएसिस यानी मेकिंग यानी सिद्धांत को निश्चित करना। और तीसरा जो है वो है पैराक्सिस यानी डूइंग यानी सिद्धांत को व्यवहार में ढालना। आधुनिक विचारकों में कार्ल मार्क्स ने प्रैक्सिस की अवधारणा पर काफी जोर दिया। मार्क्स के दर्शन से पूर्व दर्शन, सिद्धांत और राजनीति यानी व्यवहार को पृथक रखने की परंपरा थी। मार्क्स ने इस परंपरा को नकारते हुए सिद्धांत और व्यवहार की एकरूपता पर बल दिया।
मार्क्स की बात ग्रामसी ने भी सिद्धांत और व्यवहार की एकरूपता पर जोर देते हुए कहा कि यह दर्शन वास्तविक है तो उसे राजनीतिक भी होना चाहिए, अतः वास्तविक दार्शनिक वही है जिसे राजनीति का ज्ञान है। जयपाल सार्त्र ने अपनी प्रसिद्ध रचना क्रिटिक्यू ऑफ डिलेक्टिकल रीजन 1960 में प्रैक्सिस की अवधारणा को आवश्यक बताया है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, जिसके अंतर्गत हम सभी लोगों ने कार्ल मार्क्स, लेनिन, माओ और ग्रामसी के विचारों को विस्तार पूर्वक पढ़ा, जो आप सभी की आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीएससी प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन, डी ट्रिपल एसबी और नेट जेआरएफ की परीक्षाओं के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें उनसे निवेदन है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, आगे की तैयारी को फ्री ऑफ कॉस्ट जारी रखने के लिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में लेटेस्ट अपडेट के नेक्स्ट टॉपिक के वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।